कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है गिरफ्तारी की प्रक्रिया से, अर्थात एफआईआर जो 154 में है, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और कोई इन्फॉर्मेशन जो पीड़ित है वो जाकर के थाने के भारसातक अधिकारी को देता है तो एक एफआईआर दर्ज होती है जो 154 सीआरपीसी पे है। जब 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज हो जाती है तब पुलिस ऑफिसर अगर उसे उचित लगता है तो उस व्यक्ति को गिरफ़्तार करता है जो उस मामले में अभियुक्त है। गिरफ़्तार करने के बाद में उसे 57 सीआरपीसी का अनुपालन करना होता है, जिसमें ये दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किए गए पर्सन को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो फ्रेंड्स, वो अरेस्टिंग ऑफिसर उसे अरेस्ट करके, उस पर्सन को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करेगा। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष उस पर्सन को उपस्थित किया जाएगा तो उसे कहा जाता है कि रिमांड के लिए भेजा गया है। रिमांड प्रैक्टिस के नज़रिए से कहते हैं कि रिमांड आ रहा है, लोग कहते हैं थाने से रिमांड आ रहा है। तो जब वो रिमांड आता है, जब उसको लेकर के एक्यूज्ड को आते हैं तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, हाँ रिमांड देने लायक है, तो उस एक्यूज्ड को धारा 167 में, सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार उसे या तो वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजेगा और या पुलिस अगर उसे अपनी कस्टडी में मांगती है तो उसे पुलिस कस्टडी में भेजेगा। मेरा एक वीडियो है फ्रेंड्स जिसमें मैंने न्यायिक जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस कस्टडी दोनों के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, अब वो जेल चला गया एक्यूज्ड, हम अपनी भाषा में समझते हैं इसको, और जो न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं और जो न्यू कमर्स स्टूडेंट हैं लॉ से और वो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको समझ में ज़रूर आएगा। और फ्रेंड्स, जब वो 167 की प्रोसीडिंग होती है तो एक्यूज्ड जेल चला जाता है। अब उसमें क्या होगा, तो उस एक्यूज्ड का जो अधिवक्ता होगा, जो एडवोकेट्स होंगे, वो उसकी बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। कोई भी बेल एप्लीकेशन जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट होगा उसकी कोर्ट में मूव की जाएगी और मूव करने के बाद में अगर वह मजिस्ट्रेट उसे बेल पे छोड़ देता है, बेलेबल ऑफेंस है तो पहले ही छोड़ दिया जाएगा 436 के प्रोविज़न में। अगर बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है, वो जेल गया है, तो जेल जब चला गया है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में उस मजिस्ट्रेट को अगर वो लगता है कि बेल देने लायक है, उसका समाधान हो जाता है कि इस एक्यूज्ड को बेल पे छोड़ा जा सकता है, तो उससे वो जमानतें लेकर के उसे छोड़ देगा। और अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसकी बेल को रिजेक्ट करेगा। दो चीज़ें हैं, बेल पे छोड़ सकता है और नहीं छोड़ेगा तो उसकी बेल को रिजेक्ट करेगा। जब उसकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी तो फ्रेंड्स, हम उस बेल एप्लीकेशन को लेकर के, जो रिजेक्शन ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को लेकर के एक नई बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे, जो 439 सीआरपीसी हमें बताती है। 439 सीआरपीसी में हम अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट द्वारा उस बेल में सुनवाई की जाएगी। यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ मैटर है। बहुत से नए जो एडवोकेट्स हैं वो पूछते हैं कि सर इसमें जो है हमने बेल डाल दी है तो अब क्या सुनवाई हो जाएगी तुरंत? तो उसमें सुनवाई हो भी सकती है और उसमें एक अवसर अभियोजन को दिया जाता है, जो वहाँ डीजीसी महोदय, एडीजीसी महोदय जो भी सेशन में उपस्थित होंगे उनको अवसर प्रदान किया जाएगा, स्टेट को अवसर प्रदान किया जाएगा। और जो भी बेल एप्लीकेशन हमने मूव की है उस बेल एप्लीकेशन का जवाब थाना से, जो कंसर्निंग थाना होगा, जो पीएस होगा, आपका पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ से उस विवेचक से उसके बारे में जवाब मांगा जाएगा कि इस बेल एप्लीकेशन में ये चीज़ें
डिफेंस की तरफ से एडवोकेट ने पेश किए हैं, आप इसका जवाब दीजिए। ये क्रिमिनल में जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फिर वो कमेंट्स आते हैं न्यायालय के समक्ष, और जब वो कमेंट्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, तब न्यायालय द्वारा कमेंट्स, हो सकता है केस डायरी भी न्यायालय तलब करेगी, तो केस डायरी जो पर्चे आईओ द्वारा काटे गए होंगे केस डायरी में, जो उन्होंने धारा 161 सीआरपीसी में किसी भी गवाह के बयान लिए होंगे, अपने केस डायरी में उन्होंने उसको लिखा होगा, तो वो सारी प्रक्रिया करके जो भी पर्चे उन्होंने काटे होंगे जितने भी, वो न्यायालय के समक्ष ड्यूरिंग बेल, दौरान बेल की बहस में वो भेजे जाएंगे। अब फ्रेंड्स, वहाँ पर भी अगर सेशन कोर्ट का मामला है कि नहीं हाँ बेल देने लायक है, न्यायालय का समाधान हो जाता है, डिफेंस ये साबित कर देता है कि नहीं हम बेल के लिए लायबल है, और बेल मिल जाती है, तो एक्यूज्ड को बेल पे छोड़ दिया जाएगा जमानतें लेकर के। और अगर नहीं बेल पे छोड़ा जाता तो बेल खारिज भी हो सकती है, और अगर बेल खारिज होती है तो वो फिर उसके लिए आगे की प्रोसीडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसकी बेल फिर से प्रोसीड की जाएगी। अब फ्रेंड्स, अब आता है कि अगर हम बेल पे छूट गए हैं, हमारी बेल हो चुकी है, तो हम अब क्या करेंगे। अब जब बेल पे हम छूट चुके हैं तो अब आगे की प्रोसीडिंग होती है, न्यायालय द्वारा हमारा चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जो 211 में चार्ज के कंटेंट के बारे में बताया गया है। उसका भी वीडियो मेरा इस चैनल पर है, मेरा वीडियो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखेंगे तो आपको चार्ज फ्रेम करने में जो मजिस्ट्रेट महोदय या सेशन जज महोदय, जो भी कोर्ट है, वो अगर जो भी चार्ज फ्रेम करती है तो किस तरीके से फ्रेम करती है, उसको क्या क्या कंटेंट उस चार्ज में होने चाहिए, क्या क्या उसके आवश्यक तत्व हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिफ़ाइन किया है। अब आई फ्रेंड्स बात कि अगर चार्ज बन गया, जब चार्ज बनता है तो उस वक्त चार्ज में एक्यूज से ये पूछा जाता है कि जो आरोप पत्र आपके द्वारा पुलिस के द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में सबमिट किया गया है, मैंने उस पर संज्ञान लिया है, और उस पुलिस द्वारा जो भी चार्ज आप पर लगाए गए हैं वो ये हैं, वो जो आरोप बनाया जाएगा न्यायालय द्वारा, जो फ्रेम किया जाएगा चार्ज, उसमें लिखा जाएगा कि आपने इस समय इस वक्त ये घटना आपने इसके साथ की है। और फिर उससे एक्यूज से पूछा जाएगा क्या आप इनको स्वीकार करते हैं। अगर एक्यूज स्वीकार करता है तो मुकदमा वहीं से समाप्त, कन्फेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक्यूज को पनिशमेंट मिल जाएगा। और अगर वो स्वीकार नहीं करता, उसको डिनाई करता है, तो बस फिर आगे से बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने हमारे पर एलिगेशन लगाए हैं। इसलिए प्रोसिक्यूशन ये साबित करने के लिए कि हमारे द्वारा अपराध किया गया है, तो वो अपने साक्षियों को प्रस्तुत करेगा। अब अगर उसके साक्षी आते हैं तो उसकी मुख्य परीक्षा वो खुद कराएगा, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जो भी डीजीसी सेशन में है तो डीजीसी या डीजीसी महोदय, और अगर लोअर कोर्ट में है तो एपीओ महोदय, पीओ महोदय, जो भी होंगे वो कराएंगे। अब फ्रेंड्स, उसके बाद जब वो मुख्य परीक्षा कराते हैं तो उसके बाद में उनका जो एक्यूज का डिफेंस काउंसिल होता है वो क्रॉस करता है उस पर, और वो क्रॉस होती है। क्रॉस होने के बाद में जब सारे गवाह हो जाते हैं तो उसके बाद में एक्यूज से एक सीआरपीसी के धारा 313 के तहत कुछ क्वेश्चन न्यायालय पुटअप करती है, जो अपने द्वारा एक फ्रेमिंग जैसे चार्ज फ्रेम होता है उसी तरीके से एक पन्ने पर जो है क्या कहते हैं, एक कुछ क्वेश्चन निकाले जाते हैं कि आपके द्वारा आपके विरुद्ध जो है इन गवाहों ने आपके विरुद्ध आकर के न्यायालय के समक्ष गवाही दी है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप घटना स्थल में आपको पुलिस ने इस तरीके से पकड़ा था, जो भी फैक्ट रहे होंगे उस मामले में, उस तरीके के क्वेश्चन न्यायालय द्वारा बनाए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों का जवाब एक्यूज को देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जब 313 की प्रोसीडिंग हो जाती है तो एक्यूज से पूछा जाएगा क्या आप डिफेंस में कोई साक्षी प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई साक्ष्य देना चाहते हैं। तो अगर वो कहता है हाँ, तो फिर एक्यूज को भी अपने डिफेंस में साक्षी प्रस्तुत करने का या कोई भी साक्ष्य देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जब इनके भी साक्षी हो जाएंगे फ्रेंड्स, तब मामले को
मामले में बहस होगी दोनों पक्षों की, और बहस सुनने के बाद में कोर्ट अपना डिसीजन निर्णय देगी, जिसे हम जजमेंट के रूप में जानते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये थी क्रिमिनल की एक छोटी सी प्रोसीडिंग, जो मैंने छोटी सी